सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लो ताकि चीजें समअप हो जाए, एक बार में ज्यादा कहानी ना करनी पड़े। ऑन रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, अगर जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे उनको इसका बहुत अच्छा नॉलेज होगा, और नहीं नॉलेज है तो बेटा क्या पढ़ रहे हो, फिर मेरा यही क्वेश्चन है। ये सीए पॉलिटी का बड़ा अच्छा ब्लेंड बन सकता है ये टॉपिक। फॉरेन लॉ फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया से बीसीआई, ये एक नया टॉपिक है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर इससे आपका पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो दैट विल बी स्टैंडर्ड वन। ठीक है, एनसीबीसी वर्क्स इन द ज्वाइंट टू अपॉइंटीज सेंटर इन राज्यसभा। ठीक है, एनसीबीसी केवल 2 अपॉइंटीज के साथ ही काम कर रही है, जबकि ये एक का अगर देखा जाए तो 5 मेंबर बॉडी हो जाती है, 3 मेंबर्स, एक वाइस और एक प्रेसिडेंट, तो 5 मेंबर बॉडी हो जाती है, लेकिन उसमें बस 2 लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हम एनसीबीसी को अकेला डाइवोर्स करके नहीं देखेंगे, एनसीएससी और एनसीएसटी को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट इज MQ9 रीअपियर, ये अगेन आपको रशिया लेके चलेंगे हम थोड़ी सा, और ब्लैक सी दिखाएंगे कि कैसा लगता है ब्लैक सी। अभी तक तो आदत हो गई होगी कि ब्लैक सी किस तरह का दिखता है, ये जानने की नीड है। ठीक है, चलो ऑन रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली देखो क्या है कि भारत राष्ट्र समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लीडर है के कविता, जिन्होंने एक 6 आवर का हंगर स्ट्राइक लॉन्च किया था 10 मार्च को कि विमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया जाए या फिर उसको वाइंड अप किया जाए, उसको लॉ बनाया जाए। तो सर क्या एक्चुअली प्रोविजंस है तो विमेन रिजर्वेशन रिलेटेड बेटा है, बट ये रिजर्वेशन ना, ये 33% रिजर्वेशन की जो बात हो रही है वो राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए बात हो रही है। अभी जो वुमेन रिजर्वेशन है दैट इज 1/3, वो आपको है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से 1991-92, जो कि पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी में 1/3 रिजर्वेशन दे देता है विमेन्स को। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है इस पूरे ओवरव्यू में कि 73rd 74th अमेंडमेंट एग्जैक्टली क्या क्या बातें करता है। ठीक है, अच्छा इसमें बेसिकली कंपैरिजन है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान से कि कितना विमेन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अच्छा ये जो आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, दैट वाज द LM सिंघवी कमेटी, जिसने ही रिकमेंडेशन दी थी 1986 में। ये कमेटी बनी थी 1986 में, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज से कौन सी कमेटी रिलेटेड है, तो LM सिंघवी कमेटी, दैट इज इंपॉर्टेंट और ये आप लोग पढ़ते रहते होंगे। अच्छा एक बात बताना कमेंट सेक्शन में, चलो बता देना ये एटलीस्ट, एक कमेटी का नाम मुझे अभी याद आ रहा है, दैट इज द बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज, चलिए आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन LM सिंघवी कमेटी इज अबाउट द पंचायती इंस्टीट्यूशन, जिसने ये रिकमेंड किया था कि 1/3 सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी वुमेन और SC ST के लिए, ताकि उनको एक प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल पाए इन सोसाइटीज में। नाउ फॉरेन लॉयर्स फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया सेज बीसीआई। सबसे पहला ये जानो कि बीसीआई ने ये कहा है कि फॉरेन लॉयर्स इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं, बट इट इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, आप लिटिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ध्यान रखा जाता है कि इंडियन लॉयर्स को हैम्पर ना हो जाए इनके आने से। ठीक है, बेसिकली एक है कि इंटरनेशनल, फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उन पे ये काम कर पाए, ठीक है, उन पे एडवाइसेस दे पाए। तो इसमें हम 2-3 बातें देखेंगे। एक तो ये जान लो कि इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आया था, ये बात याद होनी चाहिए, कभी बार पूछ दिया जाता है एडवोकेट्स एक्ट कब आया था। ठीक, और ये लीगल का भी पार्ट नहीं है, ये लीगल का पार्ट नहीं है, ये जीके का पार्ट है। राइट, चलो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पता है हाईएस्ट बॉडी है जो डील करता है लॉयर्स एंड ऑल्सो। अच्छा इसमें एक हम चीज पढ़ेंगे दैट इज द फ्लाई इन और फ्लाई आउट, आए और गए। फ्लाई इन फ्लाई आउट का टेन्योर होता है कि आप 12 मंथ में 60 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहोगे। ये एडवाइस करने के लिए आप आ सकते हो, दैट इज डिफरेंट, बट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में प्रोविजन कर दिया गया था भाई AK बालाजी के केस से। तो देखेंगे एग्जैक्टली AK बालाजी के केस में क्या हुआ था और सभी चीजों को करते हुए चलेंगे। अब इसमें कहा है कि फॉरेन लॉ फर्म्स जो इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं 2021 के रूल्स के हिसाब से, और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स, बट उनके लिए एक लिमिटेशन है जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है कि फॉरेन लॉयर रजिस्टर्ड इन द रूल्स शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया इन नॉन लिटिगेशन मैटर्स ओनली। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि वो लिटिगेटेड मैटर में भी कर सकते हैं, नहीं सर, लिटिगेशियस मैटर में वो काम नहीं कर सकते। जो भी लिटिगेशन का मैटर है
सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ, इस पे आप डील नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है। 8 clause 2 reaffirms this stating that foreign lawyers or foreign law firms shall not be permitted to appear before any court। वो अपना प्रेजेंस नहीं दिखा सकते किसी कोर्ट में कि हम फलाना कंट्री से आए, हम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, नहीं हो सकते आप अपीयर कोर्ट में, ठीक है। 8(1), 8(2) देख लिया हम लोगों ने। They shall also not be involved or permitted to do any work pertaining to conveyancing of property, title investigation और other similar works। ये जितने भी लिटिगेशन के मैटर्स होते हैं उस पर आप एक हाथ भी नहीं लगाओगे, ना काम करोगे, ना कोर्ट में अपीयर होगे। Hence the entry of foreign law will not in any way impact the litigation aspects in India। तो ये चीज याद रखना कि ये कितने एक्सटेंट तक एंटर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लाई इन फ्लाई आउट जजमेंट था बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए के बालाजी। द बेंच ऑफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एंड यू ललित ने हेल्ड किया था कि फॉरेन लॉयर्स में विजिट इंडिया। इन्होंने कहा था कि टेम्परेरी बेसिस पे आ सकते हो, लीगल एडवाइस दे सकते हैं। फॉरेन लॉयर्स कैन नॉट बी डिबार्ड टू कम इंडिया एंड कंडक्ट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। कोई इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है तो वो इंडिया में कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन अनलेस अंटिल इट इज नॉट लिटिगेशन मैटर। तो ये चीज याद रखना, फ्लाई इन फ्लाई आउट का केस याद रखना, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो अब आते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें ये कहा गया है कि भाई इनका स्ट्रेंथ पूरा नहीं है, स्ट्रेंथ पूरा करिए। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आया था। बेसिकली 3 कमीशन है, उन तीनों का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और ये हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाता है। पहला है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी, ये 3 बातें याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं एनसीबीसी के बारे में। करंट चेयरमैन है इसके हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। और ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, तो ये तो याद ही रहेगा। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है, तो एनसीबीसी से रिलेट करता है। किस कमीशन ने रिकमेंड किया था बैकवर्ड कमीशन, तो काका कालेलकर कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया हुआ है, आप पहले एमएचसेट ने पूछा था और स्लैट ने भी पूछा था कि काका कालेलकर कमीशन किससे रिलेटेड है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड विद द बैकवर्ड कमीशन। जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कौन सी थी, 3 तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काका कालेलकर का नाम मत भूलना। और वीपी मंडल भी थी 1991 में, उसके बाद इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था, देखो आ गया इंदिरा साहनी 1992। सुप्रीम कोर्ट है डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ परमानेंट बॉडी टू एंटरटेन द बैकवर्ड क्लासेस और उसका एनसीबीसी बना। 1993 का एक्ट था जिससे एनसीबीसी बनाया गया। एनसीबीसी का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक चेयरमैन होते हैं, यहाँ देख लो, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, मतलब चेयर, वाइस चेयर प्लस 3 अदर्स, ठीक है। तो हो गया ना 5 मेंबर बॉडी, कोई दो राय नहीं है इसमें। कंडीशंस ऑफ सर्विस चेयरपर्सन मेंबर्स डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई और ये आर्टिकल 338 बी में शामिल है। तो अगर आएगा एनसीबीसी कैसी बॉडी है, सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एनसीएसटी, शेड्यूल ट्राइब्स 338 से और शेड्यूल कास्ट 338A से बनाया गया, ये याद रखना बस। और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये पता रखना। इसमें क्या है कि एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। टेन्योर 3 इयर्स का दिया हुआ, मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकते, मतलब एक बार हुए, 2 बार हुए, बस काम खत्म। एनसीएससी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 338 से 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 से एनसीएससी बना था। कॉन्स्टिट्यूशन में 1965 में 1990 से इसको अमेंड करके आर्टिकल और 89th अमेंडमेंट से इसको अलग कर दिया गया 2003 में। बेसिकली पहले एक ही कमीशन था, उसका एनसीएससी अलग, एनसीएसटी अलग, ठीक है। तो ये चीज है 2004 में ये लोग अब अलग हो गए बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग इट इज फॉर यू टू लर्न इट आउट, ठीक है। बताने का हाल मेरा था कि क्या क्या चीजें इसमें है, दैट आई हैव टोल्ड यू, बस याद कर लेना एक बार, 2-4 अमेंडमेंट से ज्यादा है भी नहीं। MQ-9 रीअपियर है क्या एक्जेक्टली, देखो MQ-9 रीअपियर ड्रोन है बेसिकली जो यूएस एयरफोर्स से बिलोंग करता है, वो ब्लैक सी में क्रैश हुआ है। ब्लैक सी किसके पास है, रशिया, यूक्रेन, टर्की के पास, लोगों ने देखा था। इसे प्रेडेटर बी के नाम से भी जाना था। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, कैपेबल है रिमोटली कंट्रोल, ऑब्वियसली अगर यूएवी है तो वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं वो रिमोटली कंट्रोल होते हैं। ये बहुत सर्विलांस और स्ट्राइक्स के लिए है। 11 मीटर्स लॉन्ग विंग स्पैन और 22 मीटर का है मैक्सिमम। रीअपियर कैन बी आर्म विद एयर टू ग्राउंड हेलफायर मिसाइल्स, मतलब मिसाइल्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। स्पीड याद रखना 275 mph इसकी स्पीड है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
नाउ व्हाट इज मैकमोहन लाइन? अभी यूएस ने ही रिकॉग्नाइज किया है मैकमोहन लाइन से रिलेटेड बातें। तो देखो ये जो है इसे मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन बोला जाता है। तो मैकमोहन लाइन इज ज्योग्राफिकल बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड तिब्बत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के साथ। बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ऑल्दो इट इज अ लीगल स्टेटस डिस्प्यूटेड बाय द चाइनीज। इट वाज नेगोशिएटेड बिटवीन तिब्बत एंड ग्रेट ब्रिटेन एट द एंड ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस 1914। 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें ये चीज डिबेट की गई थी कि भाई ग्रेट ब्रिटेन और उस टाइम का तिब्बत के बीच में ये समझौता हुआ था कि यही एक ज्योग्राफिकल लाइन होगी। इसलिए चाइना मना करता है मानने से कि नहीं ये तो ग्रेट ब्रिटेन के टाइम पे हुई थी ना, आपके साथ थोड़ी ना हुई थी। इसको हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया है। बाउंड्री लेंथ इंपॉर्टेंट है, 890 किलोमीटर की है। इट रन्स फ्रॉम द ईस्टर्न भूटांगलोंग से क्रेस्ट ऑफ हिमालयाज, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड तिब्बत और फिर असम वैली को क्रॉस करती है। ये लेंथ याद रखना बस 890 किलोमीटर। मैकमोहन लाइन इंडिया लीगल स्टेटस चाइना रिजेक्ट करता है। द शिमला ट्रीटी 1914 ये बताता है कि यही एक क्लियर डिमार्केशन है दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में क्लियर डिमार्केशन है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इस ट्रीटी के हिसाब से मैकमोहन लाइन इज अ क्लियर बाउंड्री। ब्रिटिश रूल्स ने किया था एज अरुणाचल प्रदेश तवांग रीजन बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, और इसी लाइन के रीजन जो तवांग रीजन है वो इंडिया का पार्ट हो जाता है। बट ये चाहते हैं कि तवांग रीजन चाइना के पास चले जाए, चाइना चाहता है। अगर ये रिवाइज करेंगे ये लाइन, पता हम व्हाई वी विल सीड आवर टेरिटरी। नाउ एक एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी और इंडिया के बीच में। एलएसी की टोटल लेंथ 3488 है, ये पूछी भी गई एक बार एग्जाम में। करंटली डी फैक्टो बॉर्डर है दोनों कंट्रीज के बीच में। एलएसी कहाँ है? वेस्टर्न लद्दाख ऊपर में, मिडिल उत्तराखंड वाले रीजन में और ईस्टर्न सिक्किम में। ठीक है, और इधर वाले को मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में इस पूरे टॉपिक में एक काम करना, बस लेंथ याद रख लेना इसके बीच है। और शिमला कॉन्फ्रेंस 1940 दैट इज इंपॉर्टेंट, द ग्रेट ब्रिटेन एंड द तिब्बत के बीच में वो ट्रीटी साइन हुई थी। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है ब्रह्मपुरम एज अ पॉलिसी गेम चेंजर फॉर केरला। ये बेसिकली जो आग लगा था उसके आसपास है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम ठीक से नहीं है उसके आसपास है। लेसन्स लर्न एंड शार्प डिवाइस, दीज आर द 2 आर्टिकल जिसको हम पहले डील कर चुके हैं बहुत डिटेल में। सो आई विश कि आप ये कर लोगे। अच्छा, एयू के यूएस कहाँ हुआ था? तो ये सैन डिएगो में हुआ था। स्कॉलर एक्सप्लोरर इब्न बतूता वाज अ नेटिव ऑफ व्हिच कंट्री? मोरक्को। ये ऐसे ही डाल दिया था, स्टैटिक का पार्ट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हैंडहेल्ड माइक्रोस्कोप क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट? सन आपको मंडे के न्यूज़पेपर में ये चीज आई थी। इसका आंसर है फोल्डस्कोप। ठीक है। Which article of Indian Constitution directs the government to meet the nutrition and health requirements? 47 आर्टिकल। देखो इसको करने का एक तरीका है, अगर आपको इतना भी पता है कि आप डीपीएससी में है तो आप ये बी और सी एलिमिनेट कर दोगे, बचा 38 47। 38 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 38 39 के आसपास फ्री लीगल एड की बात होती है। ठीक है, तो वो वैसे भी आप नहीं करोगे, तो इसमें इतना सफिशियंट है कि आप आर्टिकल 47 लगा के आगे बढ़ जाओ। नाउ दीज आर द एनफ फ्रॉम माय साइड। सो ये क्वेश्चंस थे, प्लीज कर लेना। पूरे टॉपिक्स में जो बातें हैं वो याद करने वाली चीजें, समझाने वाला आज ऐसा कुछ नहीं था, जब भी था आई डेल्ट विद इन वेरी मच डिटेल। सो इसको समझ लेना, अच्छे से कर लेना। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।